बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीरा एक्ट 2024 उसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं SDEO की तैयारी के हवाले से। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लैंड रेवेन्यू एक्ट या टेनेंसी एक्ट के लेक्चर्स नहीं मिले तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सबका लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, सेक्शन नंबर 48 कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी चैप्टर है। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, अब किसी भी मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है और ये इंक्वायरी बेशतर ऑफिसर जो हैं वो कर सकेंगे। इसका तरीकाकार देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू असर्टन फैक्ट्स एन इंक्वायरी मे बी कंडक्टेड एज प्रोवाइडेड बिलो। तो फैक्ट्स की जांच पड़ताल के लिए उनके ऊपर यकीन दहानी करने के लिए इंक्वायरी का तरीकाकार किस तरह से इंक्वायरी होगी वो इस तरह से चलेगी। सबसे पहले इनिशिएटिंग अथॉरिटी आएगी। इंक्वायरी स्टार्ट कौन कर रहा है? द अथॉरिटी कर सकती है, बोर्ड कर सकता है, हियरिंग ऑफिसर कर सकते हैं, SDEO कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये सारे लोग इंक्वायरी स्टार्ट या इनिशिएट कर सकते हैं upon own motion या फिर receipt of any information or from a complainant। कोई दरख्वास्त गुजार जो मालूमात देता है उसके मुताबिक, या फिर विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। यानी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर होता है कोई मालूमात पहुंचाने वाला पर्सन। उस मालूमात को हम इस्तेमाल करके भी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ डिपार्टमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफेंस। किसी डिपार्टमेंट ने बताया कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में या हमारी बिल्डिंग के आसपास कोई ऑफेंस हो रहा है जो इस एक्ट में आता है या इसके शेड्यूल लॉज में आता है, तो मे इनिशिएट एन इंक्वायरी। वो इनिशिएटिंग ऑफिसर, इनिशिएटिंग अथॉरिटी कैन इनिशिएट, मे इनिशिएट एन इंक्वायरी। नेक्स्ट है इंक्वायरी ऑफिसर। upon initiating of inquiry the initiating authority may conduct इंक्वायरी खुद कर सकती है वो अथॉरिटी, या फिर किसी को अपॉइंट कर सकती है जो अपना सबॉर्डिनेट हो। ठीक है, एंड जो सबॉर्डिनेट होगा उसको दी जा सकती है कोई भी इंक्वायरी। इसका सी पैराग्राफ है, प्रोसीजर टू कंडक्ट इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे, उसका तरीकाकार क्या होगा? द इंक्वायरी ऑफिसर में इंस्पेक्ट द साइट। सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे साइट, फिर परसूद रिकॉर्ड देखेंगे, फिर स्टेटमेंट्स लेंगे और फिर दूसरे मेजर्स लेंगे फैक्ट्स को चेक करने के लिए। फिर अकरेंसेस, ओमिशंस एंड सिनेरियो, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। कहाँ जो है वो अकरेंसेस मीन वो जो ऑफेंस होना है वो कहाँ पर होना है या कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओमिशंस एंड सिनेरियो, कौन कौन सी चीज़ों को हम ओमिट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, और सिनेरियो को भी देखा जाएगा। एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो जिस तरह बताया गया है उसी लिहाज से। द इंक्वायरी ऑफिसर शेल फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफिसर क्या करेंगे? हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड। तो सिविल कोड की पावर्स होंगी। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CRPC के अंडर जो भी इंक्वायरी करनी है, लोगों को कैसे बुलाना है, लोगों की अटेंडेंस कैसे लेनी है, लोगों से एफिडेविट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें CRPC के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, अब फेट ऑफ इंक्वायरी फाइंडिंग, इंक्वायरी फाइंडिंग्स। इंक्वायरी फाइंडिंग किस तरह से हो सकती है, यानी उसका मुस्तकबिल हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होंगे उसमें। इफ़ द एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड इन द इंक्वायरी, अगर तो इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इंक्वायरी में जो है वो एलिगेशंस या इल्ज़ामात साबित ही नहीं हुए, तो द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फाइल द इंक्वायरी। फाइल मीन उसको बंद कर देना। ठीक है, इफ़ द एलिगेशंस आर प्रूव्ड, और अगर एलिगेशन प्रूव हो गया, द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल रेफर द मैटर
टू एसडीओ साहब को भाई मैंने देखा है मामला वाकई देखा जाने वाला है। रिकमेंडेशन फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, अब उनको भेज देंगे एसडीओ साहब को कि देखें जी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए टू इम्पोज द प्रपोज्ड पेनल्टी अगर लगानी है तो देख लें इसको, ठीक है, अंडर द एक्ट और शेड्यूल लाज में जो पेनल्टीज मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इनिशिएटिंग अथॉरिटी इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी फाइंडिंग्स। अब फॉर एग्जांपल एसडीईओ साहब जो हैं उन्होंने इनिशिएट की थी इंक्वायरी और ईओ को दे दी थी। ईओ साहब ने कहा कि फाइंडिंग सर जी ये हैं, तो एसडीओ साहब जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी थी या इसकी जगह पे हियरिंग ऑफिसर हों, सेक्रेटरी साहब हों, बोर्ड के चेयरमैन हों, या ऊपर से कोई भी और ऑफिसर हों, कोई और मजाज अथॉरिटी हो जिसने इनिशिएट किया था। अब जब उसके पास फाइंडिंग आती है तो अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, उसके मुताबिक प्रोसीड कर लिया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई ना हो तो मे ऑर्डर वो कर सकते हैं ऑर्डर आ डिनोवो इंक्वायरी। डिनोवो इंक्वायरी जीरो से स्टार्ट होकर फिर सारी इंक्वायरी करनी है, ठीक है। पहली वाली इंक्वायरी की कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे प्रोसीडिंग के अंदर। उसके बाद है टाइम फॉर इंक्वायरी प्रोसीडिंग, द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स अ टाइम, फिक्स कर सकती है कि इतने टाइम के अंदर इंक्वायरी करके दें। चैप्टर नंबर 13 है हमारा जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। जुरिस्डिक्शन देखते हैं। जुरिस्डिक्शन असल में लफ्ज़ इख्तियारात के लिए इस्तेमाल होता है कि कौन सी चीज़ किसके इख्तियारात में आती है, ठीक है, और उसमें हम प्रोसीजर क्या अपनाएंगे जब भी जो है वो मामलात की छानबीन करनी है या कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। 49 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जांच पड़ताल, जांचना। अब एक जुर्म हो गया है, ऑफेंस है, क्राइम हो गया है, चलो हम तो ऑफेंस तक आते हैं, चले ऑफेंस हो गया है और ज़रूरी है कि उस ऑफेंस की जांच हो, ये किसने किया है, किस हद इसकी ग्रेविटी क्या है, कितना इसका ड्यूरेशन था, उसकी जांच पड़ताल अगर ज़रूरी है तो हम उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस किस तरह हम कॉग्निजेबल बनाते हैं उनको, या कॉग्निजेबल जो हैं उनको हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड, ये सीआरपीसी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अलावा देखिए ज़रा, ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। अल्लाह, अब ये कह दिया गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, वहाँ बेशक लिखा हो कि ये वाला जो है किसी ने कहीं पे जगह पे रेडी खड़ी कर लिया तो वो बेलेबल है, लेकिन वो ऑफेंस अगर हमारे एक्ट के अंडर आता है ना तो वो फिर नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल भी होगा, ठीक है। द सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर में वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट एन इंक्वायरी हिमसेल्फ या फिर थ्रू एन इंक्वायरी ऑफिसर किसी से करवा सकते हैं। और ये सारा तरीक़ाकार आगे चलते हैं। कन्वर्ट द फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी जो हुई है उसको एफआईआर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर एंड एफआईआर रजिस्टर करेंगे, ये वही पॉइंट। और रजिस्टर एंड एफआईआर ऑन द कंप्लेंट डायरेक्टली या फिर रिपोर्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर। रजिस्टर एंड एफआईआर डायरेक्टली इफ द सर्कमस्टांसेस आर सो ग्लेरिंग एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस इज एविडेंट। पता चल गया कि वाकई कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है तो फिर डायरेक्टली एफआईआर, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत कोई नहीं, किसी इंक्वायरी की ज़रूरत कोई नहीं, किसी की कंप्लेंट की ज़रूरत कोई नहीं है, फिर डायरेक्ट एफआईआर देंगे। एसडीओ साहब की तो ये जुरिस्डिक्शन अभी जो हम बता रहे हैं। द एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड हियरिंग ऑफिसर शैल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज फाइन्स। एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड हियरिंग ऑफिसर शैल बी एम्पावर्ड, इन दो लोगों को पावर दी गई है कि ये फाइन लगाएंगे। एंड टेक सच अदर एक्शंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉज, और जो भी शेड्यूल लॉज में या एक्ट में लिखा हुआ उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये एसडीओ साहब रजिस्ट्रेशन और एफआईआर तक जो है ना इनको यहाँ पे इस पॉइंट में महदूद कर दिया गया। ये अगले दो इख्तियारात जो डायरेक्टली फाइन इम्पोज करने के वो दिए गए हैं हियरिंग ऑफिसर को और एनफोर्समेंट ऑफिसर को। एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शेल बी ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, जो 14A में सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाके
ये ट्रायबल होगा, इसका ट्रायल हो सकता है, ठीक है। 50 है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मीन वही मैंने कहा था इख्तियारात। तो नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट, ये जो हमारी कोर्ट है जिसको हम सेशन कोर्ट या एडिशन सेशंस की जो कोर्ट हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में स्टार्ट में की थी, उनके अलावा किसी कोर्ट को इख्तियार नहीं होगा। नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट, ये कोर्ट का वर्ड हमने सेशन कोर्ट और एडिशन सेशंस की कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया था। इनके अलावा किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। किन चीज़ों में? क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्शन, हमने जो अमल कोई एक्शन लिया है उस पे क्वेश्चन करे, इस कोर्ट के अलावा किसी को कोई इख्तियार नहीं है। और इंटेंडेड टू बी टेकन, या हमने जो स्टेप लेना है अभी या ले लिया गया है, या एनीथिंग डन परपेट्रेटेड टू हैव बीन डन अंडर, जो इस एक्ट के अंडर हमने एक्शन लिया है उसमें इस कोर्ट के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एंटरटेन या फिर एंटरटेन नहीं करेगा कोई एप्लीकेशन और इनिशिएट प्रोसीडिंग और ग्रांट एनी इंजंक्शन, कोई किसी किस्म की कोई अलग से प्रोविजन नहीं दे सकता, ठीक है। और स्टे या फिर स्टे भी नहीं दे सकता। और अदरवाइज मेक एनी इंटरिम ऑर्डर, कोई और इंटरिम ऑर्डर भी नहीं बना सकता। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड, और कोई भी ऑर्डर जो हमने पीरा वालों ने किया है उसमें ये सेशन कोर्ट और एडिशन सेशन कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट जो है वो इख्तियारात नहीं रखती। 51 है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन वही है, शिकायत लेके अगर कोई बंदा अपनी कंप्लेन अपनी सफाई लेके हियरिंग ऑफिसर के पास जाता है कि मेरे साथ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने या SDO साहब ने या एनफोर्समेंट स्टेशन में मेरे साथ ज्यादती हो गई। एनी ऑफेंडर और अ कंप्लेनेंट अग्रीव्ड बाय द एक्शन, जो जिस अग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑर्डर और एनी पेनल्टी, जो पेनल्टी है, ऑर्डर है या एक्शन है उससे जिस बंदे को तकलीफ हुई है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर के एक्शन से मे सबमिट, वो सबमिट कर सकता है ए रिप्रेजेंटेशन, एक एप्लीकेशन ही देनी होती है शिकायत की बिफोर द हियरिंग ऑफिसर के मेरे साथ जो ज्यादती हुई है। अब आगे अपील का देख लेते हैं, अपील कैसे होगी। एनी ऑफेंडर हु इज अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ, अब यहाँ से जो हियरिंग ऑफिसर ने अगर किसी को इंसाफ दे दिया, हम असल में इंसाफ कहते हैं ना, जैसे हम चाहते हैं वैसे हो जाए तो वो इंसाफ है, और अगर जैसे हम चाहते हैं वो नहीं हुआ तो इंसाफ नहीं हुआ। तो चले हम इसी ज़ुबान को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि अगर उसको यहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिला, हियरिंग ऑफिसर के पास एनफोर्समेंट ऑफिसर ने ज़्यादती किया, फिर हियरिंग ऑफिसर के पास बंदा गया तब भी इंसाफ नहीं मिला, फिर अपील्स का हक देखते हैं। एनी ऑफेंडर हु इज़ अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन, जो उससे भी राज़ी नहीं हुआ जो हियरिंग ऑफिसर ने डिसीजन दिया है या रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो फैसला हुआ है, में विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है कमिश्नर साहब को। कमिश्नर ये डिवीजन के कमिश्नर हैं, रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर नहीं है, ये डिवीजन के कमिश्नर हैं। वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर हैं वो DC साहब भी हो सकते हैं, ADC भी हो सकते हैं। DC साहब ने अगर किसी को स्पेशली अपॉइंट किया हो कि ये रिड्रेसल कमिश्नर हैं, ग्रीवेंस कमिश्नर, तो वो अदरवाइज DC साहब खुद भी हो सकते हैं। अब ये लिख दिया गया है 52 में, या हियरिंग ऑफिसर के बाद बंदा डायरेक्टली कमिश्नर के पास जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके पास अजाफी रेमडी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर है वो भी मौजूद होगी। अभी आगे एक सेक्शन में वो बात आ जाएगी। एन अपील प्रेफर्ड अंडर सब सेक्शन 1, तो ये जो कमिश्नर साहब हैं ये 45 दिन में डिसाइड करेंगे। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ कमिश्नर, कोई यहाँ पर भी किसी को इंसाफ नहीं मिला, मे विद इन 30 डेज, अगले 30 दिन में, जो कमिश्नर साहब ने 45 दिन में फैसला किया है उससे आगे 30 दिन में वो फिर आ जाएंगे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। रिसीट ऑफ द डिसीजन, फाइल सेकंड अपील, ये सेकंड अपील बिफोर द कोर्ट, ये द कोर्ट वही है सेशन कोर्ट जिसको हम कहते हैं। एंड कोर्ट शैल डिसाइड सच अपील विद इन 90 डेज, ये ना डेज याद रखें, 30 दिन में वो अपील करता है, ठीक है। 30 दिन में अपील करता है कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब 45 दिन में डिसाइड करते हैं, ठीक है। 45 दिन में डिसाइड अगर हुआ फिर भी उसको लगा कि ज्यादती हुई और फिर 30 दिन मजीद उसके पास हैं सेशन कोर्ट में जाने के लिए। ये रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ये देखिए
ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर है, ये एक अजाफी रेमेडी अभी मौजूद है। बंदा अगर डिवीज़न का सफ़र नहीं करना चाहता तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर को, वो डीसी साहब भी हो सकते हैं, डीसी साहब ने किसी बंदे को अपॉइंट भी किया हो सकता है। एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी अलेज्ड misuse of authority by an officer or employee may in addition to any other remedy, किसी और रेमेडी के एडिशन में अजाफी वो क्या कर सकता, फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सच ऑफिसर और एम्प्लॉय बिफोर द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर, या फिर इफ नो ऑफिसर इज, अगर नो ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, तो फिर डायरेक्टली डीसी साहब, ये जो चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड हैं, ये उनके चेयरमैन को डायरेक्टली अपील कर सकता है। ये बंदा, ये एक अजाफी रेमेडी है। ऊपर जो रेमेडीज़ बताई हैं कि हियरिंग ऑफिसर के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद ये आ गए हैं सेशन कोर्ट, तो कमिश्नर से पहले ये एक अजाफी रेमेडी है जो इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ तक हम 53 को हमने कंप्लीट कर लिया है।